Good morning, student. This is the first part of the chapter Money and Banking. ओके ये बहुत ही इजी चैप्टर है. बस इन बातों को आप समझिए और लर्न करने की कोशिश करें. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर. ओके, मनी. अब हमें देखते हैं कि वन बाय वन डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, तमाम चीजें उसमें बढ़ते हैं. तो ये दिस इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर. क्या सिलेबस में इस कंटेंट में पढ़ना है? पहले पढ़ना है मनी, मनी का मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक. बहुत ही इजी पॉइंट है, दो ही पॉइंट है. एंड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इट फंक्शन, बस. और इस फंक्शन में भी केवल सिलेक्टेड फंक्शन ही पढ़ने हैं, ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है. याद रखना इन चीजों को, जो सिलेक्टेड फंक्शन ही हमें लर्न करनी है. कौन से? एक बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर बैंक एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. ये चार ही मुद्दे हमें पढ़ने, और चार ही मुद्दों पे इंडिविजुअल 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 6 मार्क का भी क्वेश्चन आता है. इसमें कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है, ये मात्र फुल गारंटी है. ओके, नाउ स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट कंटेंट ऑफ पढ़ लिए मनी, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई. केवल 3 ही पॉइंट हमें पढ़ने इस पूरे चैप्टर में. मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई, then money creation by commercial bank, money creation by commercial bank, then क्या पढ़ना है? central function of the central bank. Okay, so one by one point should be properly explained. सबसे पहले देखते हैं meaning of the money, then supply of money. ये फिर से सिलेबस आ गया है. कंटेंट, मनी, सेंट्रल बैंक इशू, गवर्नमेंट, बैंकर बैंक एंड कंट्रोल क्रेडिट. ये 4 फंक्शन ही हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पढ़नी है. और मनी को मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड इज फंक्शन. ओके, 4 फंक्शन ऑफ मनी का मीनिंग देखते हैं. सबसे पहले मनी. मनी की डेफिनेशन क्या है? कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है. इट इज एनीथिंग which has common acceptability as a means of exchange, a measure and store value. It is anything, कोई भी चीज पैसा हो सकती है, बस उसमें 3 चीजें होनी चाहिए. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पीपल, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट. बस 3 चीजें उसमें हो. एज या मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट करे, मीन्स ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. इन 3 चीजों को, जिनके पास ये 3 चीजें होती है, उन तमाम चीजों को हम रुपीज कहते हैं या मनी कहते हैं. सो सिंपल डेफिनेशन, इट इज एनीथिंग which has common acceptability as a means of exchange of measures and the store of value. Okay, so इसे मनी कहते हैं. अगर कंसेप्ट है तो केवल डेफिनेशन लिखना ही पॉसिबल नहीं है, उसमें 2-3 लाइनें आपको जोड़नी पड़ती है. तो कंसेप्ट में क्या जोड़ना है उसके बारे में बात करते हैं. मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट. मनी एक ऐसा एसेट है जो बहुत ज्यादा लिक्विड है, मतलब ये कोई मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट. क्योंकि जितनी भी एसेट है ना, वो सबकी जान है. क्योंकि ये कोई भी चीज आप रुपीज के अलावा आप रुपीज के बिना पर खरीद ही नहीं पाओगे. अगर आपके पैसा है तो आप चीजें खरीदोगे. तो मनी एक ऐसी चीज है जो जहां से सभी चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और खासकर इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबिलिटी भी है. हेंस द एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज वेरी इजीली. दुनिया में कहीं भी जाओ तो आपको पैसा, जो चीजें है, जो अलग अलग फॉर्म में आता है, वो सब जगह पे एक्सेप्टेबिलिटी है. उसको कोई मना नहीं करता है. सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ये क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, हेंस कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम अदर कमोडिटीज वेरी इजीली. तो
मनी की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? एनीथिंग विच इज जनरल एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी चीजें लोग एक्सेप्ट करते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तीन चीजें होनी चाहिए: जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, authorization by the government, and accept of the exchange of goods and services. This is the medium exchange of government services. इन तीन चीजें अगर उसमें इंक्लूड होती है तो हम तमाम चीजों को हम मनी कहते हैं। तो आपके सामने पिक्चर जो है, जो कॉइन है, ये पहले राजा महाराजा के जमाने में कॉइन थे। फिर ये कॉइन देखिए, ये क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड बता रहा है, या डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ें आपको सामने आ रही है, ये करेंसी है मनी का। तो ये आज के दौर में इसको हम फॉर्म ऑफ रुपीस भी कहते हैं। तो ये कुछ करेंसी के एग्जांपल है आपके सामने जो आपके दिए रहे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक करेंसी माना जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीज़ें हम उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। क्वाइन और ये सोने के क्वाइंस, ये सब चीजें मनी का ही काम करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। भूलना नहीं है, ये फ्लो ऑफ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास स्टॉक नहीं होगा तब तक वो सप्लाई के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। ओके, तो याद रखना, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड। आपको लगता है कि सर ये कैसे? यस, यही है, दिस इज द मीनिंग। अगर आप सप्लाई मनी की डेफिनेशन देखते हो, देखिए इस डेफिनेशन में आपको पूरा समझ में आएगी। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। आया समझ में? इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। फिर किसी भी प्रकार का स्टॉक हो, सभी प्रकार के स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट वन टाइम। बस held by the people of a country at a time, at a point of time. Held by the people of a country at a point of time. It is important notes that supply of money does not include. It is important to note that supply of money does not include. कुछ चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती है। एक, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट and stock of money held by banking system of a country. ये दो चीजें जो है वो सप्लाई में काउंट नहीं होती। याद रखना इन चीज को, कि बहुत मायने में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास अगर कुछ पैसा है, एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, देश में बैंकिंग सिस्टम के पास जितना पैसा है, वो दोनों भी स्टॉक मनी सप्लाई में कन्वर्ट नहीं होते, मनी सप्लाई नहीं माने जाते। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इसलिए बताओ कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। बिकॉज क्या रीजन हो सकता है भाई? अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन और आपको बताया तो क्या रीजन है? बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी, and the stock of money held by supplier of money is never treated a part of supply of money in the country. बहुत साफ और सूझे हुए शब्द में बताएंगे कि गवर्नमेंट एंड, देखो, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी। ये सप्लायर है, सप्लाई करने वाले हैं। एंड द स्टॉक ऑफ मनी, उनके पास अगर स्टॉक है held by the supplier of money is never treated as a part of supply of money in the country. कभी भी जब तक वो पैसा बाहर मार्केट में नहीं आएगा तब तक वो पैसा बैंक का कभी भी किसी भी लेवल पे वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो मतलब क्या होता है कि बैंक अपने पास अगर पैसा रख रही है और मार्केट में नहीं दे रही है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट मार्केट में खर्च नहीं करना चाहती है तो वो भी पैसा
किसी भी लेवल पर देश में सप्लायर का पार्ट नहीं बन सकता है। रीजन याद रखना, दो चीजें, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड, फिर क्या कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जरा इसमें बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्फ। बहुत क्लियर कट मैसेज है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल other than suppliers of money themselves. Simply, in other words, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो supply of money refers to that stock of money which is held by those who demanded money, not by those who supply of money. Clear और धीरे से बता. In other words, supply of money refers to that stock of money which is held by those who demanded money, not by those who supply money. क्या कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी, एक ऐसा स्टॉक है विच इज हेल्ड बाय दोस्त, जो भी लोगों के पास है और वो खर्च करना चाहते हैं, वो नहीं जो सप्लाई करते हैं, वो नहीं जो हु सप्लाई ऑफ मनी, वो जो सप्लाई नहीं करते, नॉट बाय दोस्त जो सप्लाई करते हैं, वो जो लोगों के पास पैसा है और वो मार्केट में खर्च करना चाहते हैं, उनके आधार पर देश में सप्लाई ऑफ मनी डिक्लेयर किया जाता है। तो चलो बात करते हैं कि फिर इसके मेजरमेंट क्या है सप्लाई की, ये भी बात करते हैं कि कौन से मेजरमेंट है। जो आपको लगता है कि सर ये तो बात मुझे कुछ अधूरी सी लग रही है, समझ नहीं पा रहा हूं, तो आगे के देखिए कि क्या सप्लायर है, बात करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, currency held by public and net demand deposit by the commercial bank. Net demand deposit, कितने लोग बैंकों के पास नेट डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं जो बैंक में खर्च करने, मार्केट में खर्च करने, खुद का कंजम्पशन पूरा करना है। तो इसको हम 4 कॉन्सेप्ट में काउंट करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 स्थिति में काउंट करते हैं उसको, M1, M2, M3 एंड M4। कितना? M1, M2, M3, M4। अब दिस ओनली, और अपने सिलेबस में हमने को क्या पढ़ना है, ओनली M1 कंसेप्ट पढ़नी है, क्योंकि बाकी जो M2, M3, M4 है वो कंसेप्ट आप सिलेबस में नहीं है। सो फॉर दिस ओनली M1 मेजर से डिस्कस here as a prescribed in the syllabus, जो सिलेबस में दिया है ओनली M1 की पढ़ना है। M2, M3, M4 measures are given ability to zone of the chapter by general reference। कुछ चीजें जो है वो केवल रेफरेंस के लिए दी गई है, जो M1, M2, M3, M4 की कॉन्सेप्ट है। तो हमें कौन सी पढ़नी है? ओनली M1 कॉन्सेप्ट, और M2, M3, M4 यो कॉन्सेप्ट है केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल रेफरेंस के लिए, उसको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि वो सिलेबस में पार्ट नहीं है। तो M1 की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। M1 measures of money supply according to M1 measurement money supply including following component। बस M1 क्या होता है? C plus DD plus OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, OD डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक, एंड OD अदर डिपॉजिट जिसमें LIC है, जिसमें बैंकिंग फैसिलिटी आपका खुद का लॉकर है, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, आप FD बनाते हो, वो तमाम चीजें जो अदर डिपॉजिट में आती है। 3 चीजें, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, C, DD डिमांड डिपॉजिट बाय पब्लिक इन द बैंक, जो बैंक इशू करता है डिमांड डिपॉजिट, जितने लोगों के पैसे डिमांड के उसको पैसे देता है, और OD अदर डिपॉजिट में जो लोग पैसे कन्वेस्ट करते हैं और उसको मिलते हैं, उन तमाम 3 चीजें M1 में काउंट की जाती है। तो अगर हम उसको एक्सप्लेनेशन करें तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। M1 हियर क्या क्या चीजें कंसेप्ट करनी है, देखो C इज रेफर टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूडिंग कॉइन्स एज द नोट्स, सभी चीजें इंक्लूड है। C का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड, मतलब क्या है? देखिए सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, और ये कॉन्सेप्ट 3 मार्क के लिए आती है। प्लीज
एक एक वर्ड के बारे में अच्छे से मीनिंग को समझ लीजिए। हियर सी इट रेफर टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। दूसरा, डू इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट बाय द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। It refers to demand deposit of people with the commercial bank. DD का मतलब क्या होता है? It refers to demand deposit of the people with the commercial bank. आप जाते हो बैंक में, चले आपके घर में शादी है तो आप जाते हो बैंक में, यार हमें पैसा दे दो, आप एक फॉर्म भरते हो और उसमें पैसे देते हो। वो फॉर्म आप जब सबमिट करते हो तो वो फॉर्म को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, DD कहते हैं। तो ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऑलरेडी आपने वहां पे पैसे रखे, डिपॉजिट किए, अब आपकी जरूरत है, आपने उसको डिमांड किया कि मैंने आपके पास रखे हुए पैसे, जैसे आपने मुझे बोला है कि आप मेरे पास आए, सर ये आप 1000 रुपये मेरे रख लीजिए, मुझे कभी भविष्य में काम पड़े तो आपको मांग लूंगा। तो आपने मेरे पास डिपॉजिट किया 1000 रुपया, और आपको 2 दिन के बाद जरूरत पड़ी 200 रुपये की, तो आप मेरे पास आए, सर आपके पास 1000 रुपये रखे थे, उनमें से 200 रुपये मुझे दीजिए। तो आप मुझे क्या कर रहे हो? डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, मेरे पास डिपॉजिट रखा और आपने उसकी डिमांड की, तो इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और ऐसे इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट टू द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। बैंकों के पास पैसे रखते हैं और जितनी जरूरत पूरी करते हैं उन व्यवहार को हम डीडी कहते हैं। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन विड्रॉ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डिमांड। और ये चेकेबल है, ये क्या है? चेकेबल है, क्योंकि हर कोई आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने 1000 रुपए रखे, आपके पास से मुझे 200 रुपए देने थे दिए, तो आप मैं कह सकता हूं कि आप भाई आपने 200 रुपए लिए और मेरे पास 800 रुपए बचे, फिर आप 200 रुपए, तो आपका ये हर चीज आप एनी टाइम काउंट कर सकते हो। चेकेबल डिपॉजिट विच कैन विथड्रॉ और ट्रांसफर ऑफ डिमांड। ओडीबी अदर डिपॉजिट के बारे में, क्या क्या अदर डिपॉजिट में होता है इसके बारे में बात करते हैं, उसको भी समझ लीजिए कि अदर डिपॉजिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जैसे नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अदर डिपॉजिट में क्या होता है? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई, फॉरेन बैंक एंड द फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके बारे में बात होती है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये 3 चीजें अदर डिपॉजिट में आती है। एक नाबार्ड, नेशनल रूरल बैंक ऑफ नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक है, 1982 में बनाई गई थी। और इस बैंक को जो गवर्नमेंट आरबीआई उनके पास जो पैसा डिपॉजिट करती है खर्च करने के लिए, रोड बनाता है, रोड कंस्ट्रक्शन बनते हैं, जो गैस एजेंसी है वो स्टैंड अप करती है, पेट्रोल पंप स्टैंड अप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, तो ये तमाम चीजें जो करती है वो नाबार्ड करती है। इसीलिए नाबार्ड एक अलग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है। और आरबीआई अगर उसको पैसे देती है, आरबीआई उसमें अपना डिपॉजिट करती है, तो वो अदर डिपॉजिट में आता है। और दूसरी आरबीआई जो फॉरेन बैंक है, दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के बैंक है, उसमें भी अपने उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर है, भारतीय मजदूर है, वहाँ पे काम करने के लिए गए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, अपना कुछ पैसे वहाँ पे डिपॉजिट करती है, ताकि वहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस हैं उनको अपने रुपीस कन्वर्ट करने में कोई समस्या नहीं जाए। और इसको भी हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। तो 3 चीजें, फाइनेंशियल इंटरनेशनल में IMF वर्ल्ड बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देशों में जो फॉरेन की दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक रहती है उसमें कुछ पैसे लगाती है, वो एक स्टॉक। और नाबार्ड का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड में आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 80% हिस्सा खुद का है। तो ये एक बहुत बड़ी बैंक है जो रूरल एरिया को डेवलप करने में काम आती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द M1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इजिएस्ट वे, लिखिए अच्छे से समझिए, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सो दिस इज द ओवरऑल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आपने इस फर्स्ट पार्ट में
क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट हम फिर से आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से समझिए। ये सिलेबस है। मनी की डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद कंसेप्ट मनी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है उसके बारे में पढ़ा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, फिर M1 M2 M3 सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड कौन सी चीज़ें होती है और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है उसके बारे में बात की। उसके बाद मनी सप्लाई को मेजर्स कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात की। देन M1 क्या होता है और M1 का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इस पार्ट में पढ़ लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यू लर्न easiest and solve the assignment of the chapter. Thank you.